जी बच्चों, जी भाई, इंपेयरमेंट का मतलब ये है कि 12 रुपए की इंपेयरमेंट हो गई है एसेट की। गूगल करना ना, गूगल, अंग्रेजी का मतलब वहां से निकलेगा, अकाउंटिंग का मतलब तो मैंने समझा दिया। इंपेयरमेंट का मतलब एसेट 12 रुपए की वैल्यू लूज कर गया है, लेकिन ये ड्यू टू यूज, यार इंपेयरमेंट एसेट की वैल्यू की कमी है, लेकिन ड्यू टू यूज वाली नहीं है जो डेप्रिसिएशन होती थी। इसलिए ये हर साल करते भी नहीं है रिकॉर्ड, हर साल टेस्ट भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ कम टेस्ट लगाएंगे जब कोई इंडिकेटर होगा। मैंने सिर्फ एक का नाम लिया है, काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, आधा घंटा लगेगा हमारा किसी एक लेक्चर में, कल या परसों में, ठीक है। तो कोई इंडिकेटर आएगा तो टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, हो भी सकता है इंपेयर हो गया हो, नहीं भी हो सकता इंपेयर हुआ हो, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस एसेट की वैल्यू के अंदर कमी है, लेकिन ड्यू टू वक्त गुजरना नहीं, ड्यू टू एनी इंडिकेशन, जैसे कि आज गोंदल आ गए, ठीक है जी भाई, ओके। अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट ए है, वैसे रिक्वायरमेंट ए बस इतनी सी थी, ठीक है, लेकिन आप आगे ऐड करें ऑल्सो पास जर्नल एंट्री। ये इस 12 रुपए की जर्नल एंट्री क्या होगी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट नहीं समझ आ रही तो पहले दफा भाई आप एसेट भी बोल दो, जैसे डेप्थ ने पहली बार बोला था, आप ये एंट्री बोल सकते हो, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। एसेट की वैल्यू कम हो गई है ड्यू टू कंपेटिटर, ठीक है। वैल्यू कॉस्ट थोड़ी होती है, वैल्यू तो होती है कि अब इसकी क्या सूरत हाल है, ठीक है ना जी। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस 12 रुपए, ठीक है। नरेशन इसका लिखा रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो बच्चे के लिए अब कर रहे हैं ना, बस थोड़ा थोड़ा काम किया हमने, वो तो बस समझने के लिए बहुत कुछ टाइमलाइन ये वो लकीरें शकीरें। अच्छा, अगर ये देखो, अगर ये वाला सिनेरियो हो, ब्लू वाला जो नजर नहीं आ रहा है वालों को, मतलब 120 की बुक वैल्यू है, रिकवरेबल अमाउंट अगर 125 हो जाए तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं आता। मैंने बोल दिया, लिख लें, मुझे नजर नहीं आ रहा। 125 पर लॉस कोई नहीं आया, रिकवरेबल अमाउंट अगर 125 यानी बुक वैल्यू से ज्यादा है तो लॉस नहीं आया। अगर लॉस नहीं आया तो फिर एंट्री क्या होगी? ऐसी सूरत में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी। सर ये 12 अब एक ही साल के ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये लॉस निकल आया ना अभी मैं नोट बनवा देता हूँ, टेंशन मत होगा, घर पहुंच आके आएंगे इस इंपेयरमेंट की, टेंशन नहीं लेनी आपने, जितना करवाया वो समझ आ रहा है। आगे पीछे फिलहाल ना सोचो, पीछे तो गुजर गया तो नजर आ रहा है, आगे भी ना सोचो। यहां पर उसने कहा है इंपेयरमेंट लॉस बनाओ, निकालो एज ऑन 31 दिसंबर 2021, वो निकाल, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो, प्रिपेयर अ नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। चलो बनाते हैं। अहमद लिमिटेड, अहमद ट्रेवल्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा ना बोले ना यार, एक बार समझाया जाता है भाई, बार बार फिर वही बात। माना कि आपका रोजा है, खाने की चीज कोई नहीं खा सकते, लेकिन गैरत खाने से नहीं रोजा टूटेगा, ट्राई करके देखें। फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखना फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, 31 दिसंबर 2021। अब बस मैंने सफाई शुरू कर देनी है क्लास की, सुन लो, फिर कहना आप लोगों ने इतने दूर से पढ़ने आए थे, रोजे के साथ बैठने नहीं दिया। यही डर होता है बस मुझे, इतने दूर से आए हुए क्लास में मिस हो जाए, लेकिन आप लोगों को कोई नहीं होता। नंबर को बताओ आज फिर 9, पहले बात आ गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना आपने, सीए नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, बस ट्रांसफर मैं नहीं लिख रहा है कुछ सवाल में, जान छुड़ाओ, फिर ओपनिंग जरूर लिखा जी। क्लोजिंग, पिछली कहां बच्चे कहते हैं सर अगर सवाल में रीवैलिड ना हो तो हम नोट में नहीं लिखेंगे, जाहिर नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर लिख देगा तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने अपने नाजुक दिमागों के ऊपर ये बात नहीं डालनी है। सवाल पढ़ते हुए आपको नहीं पता लगा एडिशन नजर आया नहीं है, सवाल पढ़ते हुए एडिशन नजर नहीं आया, आपने कहा नहीं छोड़ो छोड़ो बस छोड़ो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अपनी तरह एफिशिएंसी मारी, बाद में जब ध्यान से पढ़े तो पता लगा हो एडिशन तो पढ़ा, फिर वो लाइन में लाइन घुसा रहे होते थे। उससे बेहतर क्या है, टारगेट बनाओ 1.5 मिनट वाला। कौन कौन 1.5 मिनट बनाने लग गया फॉर्मेट, बाकी भी आए इस बात पे। देखें, मैं पिछली क्लास में इत्तेफाक से जिक्र किया कि मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है और ऑलमोस्ट कट्टे कट्टे क्वालिफाई किया हमने, और वो बहुत लायक लड़का था, अभी भी लायक है, अभी पहले मान रहा, फिर पता नहीं मैं जर्मनी बैठा हुआ है, बड़ा लायक लड़का है, लेकिन उसकी राइटिंग इतनी गंदी थी कि यकीन मानो उसको लिखने का अक्सर खुद भी सही समझ नहीं आ रही थी, देखना पड़ता था उसको क्या हुआ है, क्या लिखा क्या मैंने, लेकिन कभी भी फेल नहीं हुआ था, पास हो जाता था। मकसद कहने का यह कि इतना लेजिबल हो कि अगले को समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। एक हताती का पर्चा तो नहीं, अकाउंटिंग का पर्चा है, ठीक है ना। तो आपने बस इतना लेजिबल हो कि समझ आए अगले को ऐसा लिखना है, तो स्पीड से बनाओ, स्पीड से सारा लिख लो फॉर्मेट, आपको कोई मसला नहीं, जो चीज नहीं होगी वो खाली पड़ी रहेगी, ये ना हो बाद में आ जाए फिर मसला होता है, ठीक है। उसके बाद जी बेटा क्या फरमा रहे हैं, तुम लोग पढ़ते खुद नहीं हो, ठीक है, जमाना हमेशा एक जैसे रहा है, ओके। ये मत बात किया करो, खुद पढ़ना शुरू करोगे तो पास हो जाओगे, जैसा मर्जी पर्चा आएगा। हाँ, अपना कसूर आई के पे मत डाला करो, ये बच्चे कभी जिंदगी में पास नहीं होते। जो फिर भाई नजर आ गया, गलती पूरी कर लेंगे यार, मैं पहले कुछ ही कर लूंगा, मैं फिर बाद में बात कर लूंगा।
आप लिख लें आप नोट में, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि है नहीं सवाल में, ठीक है जी। मैं याद करा था कि जो लोग अपने कसूर आईके पे डालते हैं ना, वो सारी जिंदगी पास नहीं हो सकते। अभी भी हमारे साथ के लोग फिर रहे हैं, अभी भी पर्चे देते हैं वो 6-6 महीने बाद, ठीक है। हमसे भी पहले वाले फिर रहे हैं, जिन्होंने हमें सीएम भेजा था वो भी फिर रहे हैं। तो जो आईके पे ब्लेम करेगा वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। खुद पढ़ना शुरू करो, ठीक है। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस के बाद डेप्रीसिएशन, डिस्पोजल लिख दो, जरा शक्ल सामने आ जाए। वैसे तो डिस्पोजल भी ना लिखते बच्चे में, मतलब अगर नहीं है सवाल में तो आप छोड़ सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो सोया हुआ था मेरे ख्याल से, ऐसे करके सोया था, बाद में सवाल याद आता है उसको, है ना। सोए हुए थे तुम, ये सवाल तुमने किया, पता सब क्यों हंसे? थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अच्छा जी, उसके बाद नया सेक्शन भी देखो, नया सेक्शन देखो, देखो देखो अक्यूमुलेटेड। मैं 1 मिनट अभी दिखाता हूं तुम्हें। अक्यूमुलेटेड, ये देखो, ठीक है, नवा सेक्शन। इसमें भी कुछ नहीं है भाई, इसमें भी बस क्या आएगा, ओपनिंग प्लस एम्पेयरमेंट लॉस लाइक डिडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग। वैसे इसमें रिवर्सल है हमारे सिलेबस में, लेकिन फिलहाल पहला दिन अभी लिखने की जरूरत नहीं है ऐसी कुछ चीज, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, फिर इंपेयरमेंट लॉस, जैसे डेफिनेट एक्सपेंस आता है वैसे ही इंपेयरमेंट लिख दो बस, इंपेयरमेंट लॉस जी। नहीं आएगा यार, या तो साथ सुन लिया करो, या फिर जो बात नहीं रेलेवेंट होती मैं यहां नहीं लिख रहा होता उसको छोड़ दिया करो फॉर द टाइम, ठीक है। क्या अच्छा, नहीं फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे दोबारा जब आएगा तो। बुक वैल्यू यहां पर भी यहीं पर ही यूज कर लिया करेंगे सिखाने को, बल्कि अभी मैंने ये भी सारा उड़ा देना, फिर आप क्या करोगे, बना लो फॉर्मेट। वैसे तो ये भी फॉर्मेट है समझाने के लिए, लेकिन पर्चे के लिए शॉर्टर वर्जन भी है, अभी वो बाद में बताता हूं, ठीक है। अच्छा जी, शुरू करें जी काम। नोट बनाना है हमने वैसे तो 31 दिसंबर 21 का, लेकिन मैं ना बाद में एक रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ना 22 का भी बना के दिखाऊंगा आपको, 20 का भी बना के दिखाऊंगा, वैसे इधर सली के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल तो सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं जी। 31 दिसंबर 21 का नोट बनाना है तो उसूल आप भी वही है, ओपनिंग यकम जनवरी 21 पे नहीं निकालेंगे, बल्कि चले जाएंगे 31 दिसंबर 20 पे। कहां चले जाएंगे जी? 31 दिसंबर 20 पे। एसिड खरीदा था यकम जनवरी 20 पे, रिवैल्यू तो नहीं होगा, रिवैल्यू नहीं हुआ तो 31 दिसंबर 20 पे एसिड अकाउंट का क्लोजिंग 31 दिसंबर 20 पे कितना होगा? 200। तो फिर यकम जनवरी 21 पे भी क्या होगा? नहीं नजर आया, एसिड कॉस्ट कितनी है? 200। कॉस्ट कितनी है? 200। 31 दिसंबर 20 पर भी ये कॉस्ट कितनी होगी? रिवैल्यूड अमाउंट तो नहीं आनी ना, रिवैल्यूशन मॉडल तो है नहीं। अच्छा, रिवैल्यूशन मॉडल में भी इंपेयरमेंट हो जाती है, वो देखेंगे, मिक्स करते हैं आगे चल के, फिलहाल कॉस्ट मॉडल चल रहा है जी। तो 31 दिसंबर 2020 पर एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा है? कॉस्ट कितनी? 200। तो अगर 31 दिसंबर 20 की कॉस्ट 200 है तो यकम जनवरी 21 की भी क्या होगी? 200। ओपनिंग बन गया। अगली बात, यकम जनवरी 21 पे नहीं आना, फिर वापस चलेगा कहां पे? 31 दिसंबर 20 पे। तो यकम जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 तक कितने साल गुजर गए हैं? एक, यानी कि सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन। ये ओपनिंग 31 दिसंबर, ये मैं यहां पे निकाल देता हूं। वैसे नीचे उसी तरह से सब नोट्स बनने, उसी तरह से बनने, मेजरमेंट बेसिस सब कुछ वैसे ही आना, सब कुछ वैसे ही आना। ओके जी, क्या कह रहे हैं भाई जी? बेटा 31 दिसंबर 20 पे डेप्रिशिएट होगा ना, उसी की डेप्शन तो यकम जनवरी पे ओपनिंग बनानी है, वही निकालने लगा। इधर देखो, यहाँ पे सब नोट्स बनते होते हैं, लेकिन बस आपको मेजरमेंट बेसिस वाली बनेगा। मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग 1 तो हो गई है, वर्किंग 1 ये हो गई है, वर्किंग 2 जी। एसिड कॉस्ट कितनी थी? 200 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आता है? बस ये कितना? 40। तो यकम जनवरी 20 को एसिड खरीदा तो 31 दिसंबर 20 तक कितने साल डेप्रिशिएट हो गया? 1 साल। उसकी डेप्रिशिएट कितनी है? 40। अगर 31 दिसंबर 20 का क्लोजिंग 40 है तो यकम जनवरी 21 का ओपनिंग भी 40 ही है। अब जिन्होंने बेवकूफी की होगी ना, यकम जनवरी 21 वाली को भूल के कहीं यहाँ पे 80 ले गए होंगे, डिफरेंट था थोड़ा सा। यहाँ पे हमने 31 दिसंबर 21 पे बुक वैल्यू निकालनी थी, अभी मैं वहां नहीं पहुंचा। अभी मैं नोट बना रहा हूं तो नोट में तो ओपनिंग से क्लोजिंग तक लाना है, तो अभी यकम जनवरी 21 की विगत चाहिए थी। तो उसूल अपना पक्का रखो, यकम जनवरी 21 पे कभी भी खड़े होकर ओपनिंग ना निकालो, एक दिन पीछे चले जाओ। 31 दिसंबर 20 पे एसेट अकाउंट कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट शो कर रहा है, लिख दिया हमने, क्लोजिंग है तो ओपनिंग। फिर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर यकम जनवरी 20 डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 20 तक 1 साल की डेप्शन होगी, नहीं नजर आ रही थी कहीं, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया एग्जामिनर को, नंबर 2 देख लो भाई। देखो मैंने आगे आंसर भी नहीं लिखा, उसमें भी टाइम जाया होता है, इक्वल टू 40 क्यों लिखूं मैं? यहां तक को मसला। अब हम एक यकम जनवरी 2021 पे मौजूद हैं, ठीक है। अब सवाल है जिसमें कह रहा है 31 दिसंबर 21 पर कंपेटिटर आया है और इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया है, तो इसका मतलब पहले 31 दिसंबर 21 पे लाना होगा। बोलो, 31 दिसंबर 21 पर आने के लिए डेप्रिशिएट करोगे, कितनी डेप्शन आएगी? अगेन 40। तो 21 वाले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 40, ठीक है। कोई एडिशन है जी? कोई डिस्पोजल? ऐसी कॉस्ट कितनी है फिर? 200। कोई डिस्पोजल नहीं है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? बोलो, 80। ये वो जगह है जहां पे हम खड़े हुए थे, देख लो। ये क्या है? 31 दिसंबर 21। ये क्या है? 31 दिसंबर 21, ऐसे ही है। 200 माइनस 80 क्या आता है? तो 120 ही हमने डायरेक्ट निकाला था ना, लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये नहीं, रिक्वायरमेंट नोट है तो फिर ओपनिंग भी निकालना पड़ा अलग से, और फिर फॉर द ईयर शो करके क्लोजिंग तक पहुंचे, ठीक है। नोट तो ऐसे ही बनेगा ना। चले आगे, अगली बात, यकम जनवरी 21 पर कितना इंपेयरमेंट पड़ा है? इसके लिए पिछले साल जाने की जरूरत नहीं है भाई, है ही कोई नहीं थी, पहली बार तो सवाल के अंदर बता रहे हैं, पेमेंट आ गई, ठीक है ना, सही है, 0। उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस
12 बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह से, जैसे उसकी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला क्रेडिट नजर आता है। ऐसे ही इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस में डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का क्रेडिट यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर को बता देंगे ये रिक्वायरमेंट ए में निकाला हमने। ठीक है, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब इधर देखो सारे एसेट की कॉस्ट 200 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस 108। ठीक है जी, 108 भी तो लाना था। आगे वही काम करोगे आप, कॉस्ट मॉडल है जी और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हुआ है और 5 इयर्स है। ठीक है ना, वो उसी तरह चलने हैं सब नोट जो जरूरत पड़ेंगे। कल पढ़ाया था आपको, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ये। ओके, ले जी, नोट तो पूरा हो गया। अब अगला 1 साल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक तो प्रेजेंटेशन की भी समझ आ जाए, ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए जो बच्चे सवाल थोड़े पहले कर रहे थे। ठीक है ना, तो 1 साल और आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, सवाल खत्म हो गया। 31 दिसंबर 2022। अब आसान है क्योंकि क्लोजिंग में क्या बन जाना है, ओपनिंग। ये मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखे हुए हैं इसलिए लिखे रहे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा था ना 31 दिसंबर 2021, तो बुक वैल्यू किस दिन निकाली हमने 31 दिसंबर 21। ठीक है ना, तो ये वही लिखे हुए हैं, ये तो रिक्वायरमेंट से हट के कर रहा हूं, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा था। ओके अहमद, ठीक है। अच्छा जी, तो क्लोजिंग बनाओ, ओपनिंग क्लोजिंग 80 ओपनिंग क्लोजिंग 12 ओपनिंग, सेम ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट। ठीक है, ओपनिंग हमेशा क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग बनता रहेगा। फॉर द ईयर सिर्फ तब आएगा जब कोई इंडिकेशन आएगी, हम टेस्ट लगाएंगे और रिपेमेंट लॉस होगा। डेप्रिसिएशन का केस ये नहीं है, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग अगले साल क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनता है, फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन ऐड होती है, फिर अगले साल क्लोजिंग नया हो जाता है, फिर वो अगले साल का ओपनिंग बनता है, फिर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन होती है एंड सो ऑन। हर साल डेप्रिसिएशन हो रही होती है चार्ज। जबकि इंपेयरमेंट का केस ये नहीं है, इंपेयरमेंट में डेप्रिसिएशन आ गई क्लोजिंग बन गई, अगला साल आया कोई इंपेयरमेंट नहीं है तो बस ये क्लोजिंग ओपनिंग बना, नो फॉर द ईयर, वही क्लोजिंग में चला गया, फिर ये ओपनिंग फिर ये क्लोजिंग फिर ये ओपनिंग फिर ये, खत्म नहीं कर सकते वरना तो ऐसे फिर बढ़ जाएगा, माइनस तो करना होगा। ठीक है, अच्छा जी, कोई एडिशन है नहीं, कोई डिस्पोजल तो कॉस्ट 200 पे है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये निकलेगी, डिस्पोजल कोई नहीं है लेकिन ये नहीं निकल सकता। हाँ, इंपेयरमेंट लॉस और कोई नहीं है, ये 12 ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझानी थी असल में तो आपको, साथ साथ डेप्रिसिएशन भी निकालनी सिखानी है, लेकिन ये दोनों मकासद हैं अहम इस सवाल को आगे बढ़ाने के, और कोई मकसद नहीं। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की बारी आ गई है जी, और डेप्रिसिएशन के बारे में 2 जगह एक डिस्कशन की थी, उसी को आगे बढ़ाकर यहां पर भी कर लेंगे। सबसे पहली बार हमारी जिंदगियों में चेंज इन एस्टीमेट आया था, तो हमने क्या असूल बनाया था डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए, भाई उसके पेन गिरे ना वो उठा लेगा यार, अजीब बात है, तुम मर्दान से उसके पेन देखने आए हो गिरने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं इस वक्त। ठीक है, सोए हुए जाग जाएं प्लीज, जागे सब, ये नहीं जागा वो क्लास से निकल जाएगी, फायदा कोई नहीं है। अच्छा, एस्टीमेट चेंज हुआ था, उसूल क्या बनाया था कि पहली बात डेप्रिसिएशन के लिए उसूल है ये क्या कि हम डेप्रिसिएशन पुराने हिसाब से नहीं चला सकते। एस्टीमेट चेंज हुआ था तो हमने कहा था चेंज इन एस्टीमेट वाले दिन, चेंज इन एस्टीमेट जाके वाले दिन बुक वैल्यू पकड़ेंगे वो, और उस दिन चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, उस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करेंगे। ये चेंज इन एस्टीमेट खत्म किया हमने, आगे बढ़े, रीवैल्यूएशन से पाला पड़ गया। वहां पे भी रीवैल्यूएशन हो जाने के बाद डेप्रिसिएशन के लिए क्या उसूल बनाया था, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े हो जाते थे, उस दिन वाली रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ते थे, उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते थे और फिर उसको रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करते थे। भाईजान रीवैल्यूएशन भी गई, अब आज वाला मामला आ गया। ठीक है, आज क्या हो रहा है, इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट का भी उसूल वही है, देखो हमारी बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है, 108 रुपए पे आ गई है। अगर आप पुरानी कॉस्ट और पुरानी लाइफ से चलोगे तो हर साल 40-40 डेप्रिशिएट होगा, बोलो, यानी अगले 3 साल में 120 डेप्रिशिएट होगा, पड़ेगी 108 का, आप कैसे 120 का डेप्रिशिएट करेंगे, बात समझे हो, वो तो नेगेटिव एसेट हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 ही मौके हैं डेप्रिसिएशन के लिए जो ये उसूल बनता है, एक जैसा उसूल है, इनको किसी वक्त लिख के इकट्ठा दिखा दूंगा। ठीक है, पहला मौका चेंज इन एस्टीमेट आए तो एस्टीमेट चेंज के दिन वाली बुक वैल्यू पकड़ो और उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो, उस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करो। दूसरा मौका रीवैल्यूएशन हो जाए तो रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो और उस रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करो। तीसरा मौका इंपेयरमेंट लॉस आ जाए, अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आए तो फिर रिवाइज होती है बुक वैल्यू, फिर कोई मसला नहीं। अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो बुक वैल्यू जो पहले 120 थी वो अब क्या हो गई है, देखो, यानी बुक वैल्यू क्या हो गई है, रिवाइज। क्या हो गई है, रिवाइज। तो फिर इस रिवाइज्ड बुक वैल्यू को पकड़ोगे और इसको इसी दिन 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाल के, वही उसूल रिवाइज बुक वैल्यू किस दिन हुई, जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस आया। ठीक है, उस दिन वाली बुक वैल्यू पकड़ लोगे, आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस बुक वैल्यू पकड़ लोगे और उसी इंपेयरमेंट लॉस आने वाले दिन रिमेनिंग लाइफ निकालोगे और उसको डेप्रिशिएट करोगे। ठीक है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इधर देखना जरा 2022 का, ये कैसे निकलेगा, मैंने यहां पर लिख दिया रिवाइज्ड बुक वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालोगे, इंपेयरमेंट लॉस जिस दिन आया है उस दिन खड़े होकर, और उस दिन खड़े होकर लाइफ कितनी है, 3, रिमेनिंग 3 है, रिमेनिंग 3 साल है। ठीक है, तो रिवाइज बुक वैल्यू कितनी हो गई है जी, 108। ठीक है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी, 3, यानी 36 करके ये 3 साल के अंदर पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन सिर्फ रहती थी, कितनी है जी, 36, ये कितना हो गया 116, ये तो अपनी जगह कायम है, कोई नया आया नहीं, बस वही चल रहा है। ठीक है, अब 200
माइनस अक्यूमुलेशन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस 72। अगले 2 साल में सिफर हो जाएगा। ठीक है, वही कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, 5 इयर्स। ऐसे सवाल नहीं आता नॉर्मली, इनमें से कोई एक साल आपके सवाल में पढ़ा होगा। मल्टीपल एसेट्स में 1 साल पढ़ा होगा। मैं सर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। जी बेटा, हाँ, आई एम सॉरी, दिस वाज रिटन मिस्टेकनली। खत्म हो गया ये, खत्म हो गया ये, लग रहा है मुझे। मशवरा मांगा, माफ कर दें। माइनर तो हमारे उस्ताद मोहतरम लॉ के थे, अभी भी हैं, अल्लाह उनको बरकत दे, उनसे मैंने पढ़ा था लॉ जिनसे। तो वो कहा करते थे, बस छोड़ दें आप इस बात में जाया करें। वो कहा करते थे माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टेक का बदमाश है। मुझे याद आ गया आपकी बात सुन के। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट टेक का वैसे भी है। अच्छा जी, भाई 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 बात सुनो, ये देखो, वैसे बाय द वे अगर 1 साल पिछला भी आ रहा होता इस तरह से तो क्या होना था? चलो पिछला साल अब क्या बनाना, ठीक है, समझ आ रही है, कोई जरूरत नहीं। जिसका दिल कर घर से बना के कल मुझे दिखा दे, ठीक है। अच्छा, आप सुने अगली बात, रिक्वायरमेंट जरा देख लें। प्रिपेयर नोट ऑफ पीपी ऑन 31 दिसंबर 21। ठीक है, हमने 22 भी बना दिया। असल में 22 मैंने इसलिए बनवा दिया था कि अगली रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट डेफिनेट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22। ये तो करना ही था। ये रिक्वायरमेंट दरअसल रिक्वायरमेंट सी थी, ठीक है ना। तो ये रिक्वायरमेंट सी मैंने निकाली, तो मैं चलो नोट भी प्रेजेंट कर दूं। ठीक है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, आप इसकी पिक्चर ले लीजिए, सिर्फ इसकी, क्योंकि अब ये मैं फॉर्मेट, ये फुल फॉर्मेट समझने के लिए ज्यादा आसान है, लेकिन पर्चे में टाइम ज्यादा लगता है। इसको इतना देखो, 1 2 3 4 ये लाइनें लिखने में टाइम लगता है, 1 सेकंड कीमती होता है। तो इसका एक शॉर्टर वर्जन भी है, वो सिखाना है। लेकिन ये तस्वीर लाजमी बना ले, नोट तो कर ही होगी, नोट कर लिए तो अच्छी बात है, फिर ना बनाए बेशक। बन गई जी, चले। ये देखिए जी, इजाजत है इस चीज की, और बहुत सारे लोग ये काम करते भी हैं। वो क्या करते हैं, यहीं पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे स्लैश डाल के लिख लेते हैं इंपेयरमेंट लॉस। थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है बस, जैसे ट्रांसफर वगैरह हो जाए, कुछ देखते हैं, फिर वो क्या देखेंगे सवाल करने। बहरहाल एक ऑप्शन है, बता रहा हूं। वैसे ये फुल फॉर्मेट है, जिसको ना समझ आए मैं करने लगाऊं तो बिल्कुल इसी पे चले, पर्चे में भी इसी पे चले। लेकिन जो बच्चे ना चलना चाहें उनके लिए एक शॉर्टर वर्जन दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर डेप्रिसिएशन स्लैश इंपेयरमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, इधर देखो जरा, ये सारा वर्ड हो जाएगा, सब नोट बनेंगे, लेकिन यहां पे आ जाएगा ना एकदम से, इधर बुक वैल्यू, ठीक है। अब 21 में कोई इंपेयरमेंट थी नहीं, 40 की डेप्रिसिएशन 21 में थी, 20 में नहीं थी, 20 में नहीं थी, 21 में थी, बोलो। तो 21 के अंदर फिर सिर्फ 40 की डेप्रिसिएशन नहीं। अब आपको छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। आप बताओगे 40 जमा 12 का इंपेयरमेंट लॉस भी तो आया कितना, 52। ये 52 हो जाएगा, रेट से करता हूं, चेंज आया। अच्छा, बड़ा समझ आ रहा है सर, पता नहीं क्या कर दिया आपने, वही वो कर लो फिर, कोई मसला नहीं। 52 ये कितना हो गया फिर, 92। बुक वैल्यू तो फिर भी वही है, 108, ठीक है। अब ये 92 ओपनिंग बन गया। इस साल सिर्फ एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन वाला, बोलो। तो बस वही नजर आ रहा है 36, और कुछ भी ऐड नहीं हुआ। ये बदल गया, कितना हो गया 128। आंसर क्या है, वही 72 है। फर्क पड़ता हो तो मैं ऑप्शन क्यों कहता, ऑप्शन इसी को कहते हैं कि दोनों तरह से आंसर सेम आता है, ठीक है। अब आगे वही है, ये स्ट्रेट लाइन लिखो, कॉस्ट मॉडल वगैरह वगैरह, ठीक है ना, वो सारा उसी तरह से लिख लोगे। तो ये भी एक ऑप्शन है अवेलेबल आपके पास, जैसा मर्जी पेपर में करो, दोनों ठीक है, ठीक है। कौन सा बेहतर है, पहले वाला कॉन्सेप्चुअली सही क्लियर करता है बात को, ठीक है। तो अगर आ जाए तो अच्छी बात है, उस तरह से बना देना। लेकिन अगर कोई इस तरह से बनाएगा उसको भी नंबर पूरे मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। अब ये ऑप्शन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, ठीक है, मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं है। अगर मैं हूं तो मैं शायद इसको ज्यादा प्रेफर कर जाऊं, लेकिन आप अपनी मर्जी कीजिएगा मंडे वाले टेस्ट में, ठीक है। ओके, सुने इंपेयरमेंट की बेसिक नॉलेज इतनी थी, वो तो खत्म ही हो गई है। लेकिन अभी इंडिकेशंस, एक हमने इंडिकेटर बोल दिया, काफी सारी इंडिकेशंस होती हैं। उसके बाद फिर ये जो हमने वैल्यू एंड यूज निकालने के लिए कैश फ्लोज लिए थे, ये कैश फ्लोज में बहुत सारी चीजें आनी होती हैं, बहुत सारी नहीं आने वाली होती हैं। बच्चे के अंदर वो ढेर सारी देकर कहता है जरा देखो इनमें से कौन सी लेता है, कौन सी नहीं लेता, वो डिस्कशन है। कॉस्ट टू सेल में कुछ चीजें आनी है, कुछ चीजें नहीं आनी, वो ज्यादा सारी देकर चेक करता है, इसको पता है या नहीं पता है। ये सारी डिस्कशन अभी हमारी रहती है। उसके अलावा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई कैप ने नया चूंकि इंक्लूड किया, दूसरी अटेम्प्ट है, तो वो भी हमारा रहता है। तो 5 से 6 दिन लग जाते हैं स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, मैंने होमवर्क कोई नहीं दिया, इसलिए कि ये सवाल आप दोबारा जाके कर लें, ठीक है। आप जल्दी से आ जाएं। मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल है, ओके। हाँ, कॉस्ट मॉडल वाला भी एसेट रिवैल्यू इंपेयर हो जाता है और रिवैल्यूएशन मॉडल वाला भी हो जाता है। क्यों रिवैल्यू करके रखा आपने, तो गोंदल नहीं आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, खामोश हो जाएं, 5 मिनट की डिस्कशन है। ये सवाल कितने बच्चों ने ट्राई किया था? हाँ, इसकी वर्किंग तो कॉपी कर भेजी थी। खैर, ये इतनी वर्किंग मैंने कॉपी करके भेजी थी। ये इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। ओ भाई, बातें करने वाले भाई, ओ भाई अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। वो बेचारा कहां से पढ़ने आया, तुम उसका टाइम जाया करो। अच्छा, अब
रिक्वायरमेंट असल में थी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। मैं स्पटनिक वाला सवाल देखना भी पसंद नहीं करा, गवारा ही नहीं करा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मायूस किया है। सोल्यूशन आज मौजूद है, लेकिन कसम खा लेना सोल्यूशन को तब तक मत देखना जब तक एक ट्राई खुद से ना कर लो। तुम लोगों ने मकसद ही फौत कर लिया सोल्यूशन अगले दिन देने का। कल ही दे देता, सवाल तो करके आते, ठीक है, देख के करना था। तो बहुत अफसोस हुआ, ठीक है ना। इसको ट्राई कर लेना आज, कल फिर 15-20 मिनट लगा के इसको डिस्कस करूंगा, देखेंगे शायद वर्किंग करवा दूं, बाकी एंट्रीज फिर अगले दिन पे ले जाऊं, वर्किंग यहां कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, लेकिन तब जब आपका चेक करूंगा काम, ठीक है। सवाल बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही है अपनी तर्ज का, इसलिए इसको ध्यान से कर लें, ताकि इस जैसा फिर कभी आ जाए तो आप उसको टैकल करना जानते हो, ना कि वहां पे फिर यही कह दें वो नहीं अगली बार परचेस, हाथ थोड़ी आता है, अगली बार नहीं आएगा तब पास कर लेंगे। खैर 6 महीने जाए हुए ना, कोई बात नहीं, खैर है 6 महीने क्या जिंदगी से निकल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। फिक्र को अब्बा जी ने पैसे पूरे करने क्या मसला है, मेरी जान पे कौन सा है, कोई मसला नहीं। कॉलेज वालों के सके हैं, माँ बाप के कम सके हैं, इनको फिर फीस भर देंगे, अम्मा पापा का ख्याल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, खैर क्या करना है होमवर्क करके, हैं बस इस तरह से सोच लें, आपकी मर्जी है। या कल थोड़ी सी खा लें वो अफ्तारी के बाद गैरत, तो उम्मीद है माँ बाप का सोचोगे तो गैरत आ ही जाएगी। प्लीज ये जरूरी है जो मैंने करवाना है, इसमें रिक्वायरमेंट थी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब देखिए इधर डेट्स गिवन है, प्लीज बेटा आप चुप कर दें, आप कोई ना बोले। 2 जनवरी को प्लांट आया है, ठीक है, उसमें इंजन, कन्वेयर बेल्ट, अदर स्ट्रक्चर है। तो ये फिगर्स जो आई हैं, ये चीजें जो आई हैं, इनकी एंट्री किस दिन करेंगे? 2 जनवरी को। मैं CWIP की बात फिलहाल नहीं कर रहा, वो ऐसे उलझा देगी, फिलहाल जरा सादा वाली तो सीख लो। CWIP तो बीच में फिट करने की देर होती है, बस फिट हो जाता है 1 मिनट के अंदर, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। फिलहाल बेसिक जरा समझो, CWIP कोई चक्कर ही कोई नहीं है, बस जो खरीदते जा रहे हैं वो एसेट बनाते जा रहे हैं, ओके। तो 2 जनवरी को प्लांट आया, सवाल खोल लेंगे कम से कम अपने सामने, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। चले रहने दे भाई, बड़ी मेहरबानी, इतनी देर लगा के खोलना है तो उल्टा 2 मिनट जाया कर देने आप। ये तो देखिए जी 1500, 2000 और 800, ये 2 जनवरी को कॉस्ट आई है। मैंने कहा था कंबाइन एंट्री कर लेना, क्या मतलब? इंजन आया, इंजन आया, बोलो इंजन डेबिट कितने है? 1500। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट 2000, अदर स्ट्रक्चर 800 से, और इकट्ठा कैश क्रेडिट कर दिया 4200, ठीक है जी, जो कहें जी। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद डेट वाइज इसलिए दिया था कि एंट्रीज करते आसानी रहे। 5 जनवरी को डिलीवरी इंस्टॉलेशन थी, जिसको मैंने कहा था कि ऐड करेंगे, कल का लिखा हुआ सारा, ऐड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 3 करेंगे, याद आया? इसको ऐड करना है तो इसकी एंट्री भी सेम बन गई ना, तीनों को बराबर जाना है। तो एंट्री की हमने इंजन, कन्वेयर बेल्ट और अदर स्ट्रक्चर। ठहर जाओ जी, कितना 261, 261, 261, ये एग्जामिनर को बता देंगे, ये 783 था, डिवाइड बाय 3 किया हमने, तो कैश क्या आ गया? 783 से क्रेडिट, ठीक हो गया। घर पे एंट्रीज की होंगी ना, जिन्होंने पास होने वाले बच्चों ने की है, पता है, पास होने वाले बच्चों ने की है घर पे एंट्रीज। आप तो अगली बार करेंगे ना, मैंने नहीं किया हुआ, अगली बार जी बोले। नहीं जी, हम डायरेक्ट ही एसेट को डेबिट करते हैं, तो बात ही गलत कर दी आपने कि एक्सपेंस है। एक्सपेंस नहीं है ना, एसेट है, एसेट है। आप बहुत करो तो आप ये को कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में डेबिट करेंगे, वो मैंने स्किप किया, मैं कहूंगा हाँ ठीक है। और जब प्लान कंप्लीट हो जाए तो CWIP क्रेडिट करके एक्सपेंस पैसे कंफ्यूज करोगे खुद को, पहले एक्सपेंस करो फिर ढूंढ रहे हो जाके इसको निकाल के लाना है, नहीं, जो रह जाएगा वो एक्सपेंस है। जैसे अगली चीज है ट्रेनिंग की, नेक्स्ट 16 जनवरी को ट्रेनिंग की आपने, क्या करोगे? इसकी एंट्री है एक्सपेंस डेबिट। ये पता नहीं आप बीच में इस तरह का वास्ता क्यों डालते हो, 1-2 बार पहले भी आपने बात की है। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, कॉस्ट पढ़ के भी ना कॉस्ट को यहाँ पता नहीं सही अप्लाई नहीं कर रहे आप। मैंने पढ़ी हुई है कॉस्ट, वैसे पढ़ाई भी हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट पे रखो ना आप। इसको आप कॉस्ट से पढ़ी तो जाके पूछना कि ये बात क्यों मैं इस तरह से करता हूँ, सर मना कर देते हैं। तो जी ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, जी बोले। नेक्स्ट अगला पॉइंट है जी, द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन जकम फरवरी, इसको यूज करना है डेप्रिसिएशन के स्टार्टिंग डेट के लिए। दूसरी बात, प्लांट वाज टेम्परेरीली आइडल ऑन अक्टूबर, इसको इग्नोर करना है क्योंकि आउटपुट मेथड तो है नहीं कि रोके डेप्रिसिएशन। तीसरा, कंपनी स्टेट डाइट मेथड यूज करती है, बहुत मेहरबानी जी। चौथा, हमने पहले ही पढ़ लिया था, जिसकी वजह से हमने बराबर तकसीम किया अदर कॉस्ट, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन भी निकाल ली थी, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आई थी, ऐसे ही है, टोटल कॉस्ट में रेजुअल वाली माइनस करके डेप्सिएशन अमाउंट आई थी, डिवाइड बाय लाइफ किया था, जो डेप्सिएशन आई उसको 11/12 किया था। कोई बच्चा कहे जी हमने ये डिटेल वर्किंग नहीं करनी, तो कोई मसला नहीं, वो डेप्रिसिएशन की हर एंट्री के नीचे यूं भी लिख सकता था डायरेक्ट 1500 जमा 261 माइनस 500 डिवाइड बाय 5 इंटू 11/12। ये ब्रैकेट के अंदर सारी वर्किंग हुई है। 1500 जमा 261, आगे टोटल करने की जरूरत नहीं है, लिख रहे हो आप 1500 जमा 261 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 11/12। कोई टोटल नहीं कि आपने एक ब्रैकेट में भी ये वर्किंग हो सकती है, शो, ठीक है। अच्छा अगली बात, एंट्री क्या करोगे? देखो इंजन अलग अलग रखा है, मतलब इंजन का हमने लेजर अलग बनाया है। क्यों? कल सवाल पूछा था कोई बच्चा, देखो हमने प्लांट को पीपीई के नोट के अंदर, मैंने कल कहा था अलग समझ के जाओ, फिर कल नोट बनवाऊंगा, अलग समझ के इसलिए जाओ, मैंने कहा था इसको कंफ्यूज ना करो कहीं, ठीक है। पीपीई के नोट के अंदर क्या मुनासिब लगेगा कि लैंड, बिल्डिंग, कन्वेयर बेल्ट, ये इंजन और ये अदर स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहा हो? नहीं, बेहतर तो होगा कि लैंड हो, बिल्डिंग हो, बॉटलिंग प्लांट हो, बात समझो, फिर इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो,
इसका मतलब वहां पे तो हमने इकट्ठा करना है, लेकिन फिर भाई ने सवाल भी किया था कि हम फिर अलग अलग रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, हम लेजर्स अलग बनाते हैं। ये लेजर्स अलग ही तो बने हुए हैं। एसेट का अकाउंट इंजन अलग डेबिट हो रहा है, हमने प्लांट तो नहीं डेबिट किया, इंजन डेबिट करके रख लिया। ठीक है, अब इसका हल क्या है, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लें। डेप्रिसिएशन में इसलिए ये बात कर रहा था कि अगर एसेट अकाउंट अलग अलग बनाए हैं तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अलग अलग रखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सारे का सारा कहां जाना है भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सारा का सारा कहां जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम 3 एंट्रीज करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, कुछ शर्म कर ले, मेरे हाथ के नीचे बैठ गए जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन ऑफ इंजन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर, इस तरह से अलग अलग करो, उसकी बजाय डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर लो। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करो, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इंजन क्रेडिट कर लो, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट, फिर अक्यूमुलेशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर। अब ये डेप्रिसिएशन निकल चुकी हुई है ऑलरेडी, 231, 259 और 300 309। ठीक है, ये कितना बनता है 799। ठीक है, अच्छा अब नोट के भी प्रेजेंटेशन देख लें। ये सवाल अलग से आया, मुश्किल है, अलग से वैसे एक सवाल मैंने बताया आपको हैवी किस्म का, मैं किताब में डालूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है ना, वो ना डाल सका तो हैंड आउट में डाल के दे दूंगा, टेस्ट में डाल के दूंगा, करवाना जरूर है। उसके अंदर एक तो इसमें और एडजस्टमेंट्स डालेंगे कुछ और इग्नोर करने वाली चीजें, और दूसरा एक और एसिड को एयरक्राफ्ट वगैरह डाल देंगे जिसमें फिर ओवरऑलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल जितना सामने है उसको देखें तो यूं हो सकता है पीपीई के नोट का पूरा सवाल हो, उसके अंदर वो एक एडजस्टमेंट ये भी डाल दें। अब पीपीई के नोट के अंदर मैंने आपसे कहा अगर 31 नंबर X2 का नोट बना रहे हो तो मुनासिब नहीं है कि आप यहां पर अलग अलग लाइन आइटम्स करो शो, यहां पर अब इकट्ठा करना है। अब यहां पे इकट्ठा करना है तो उसका हल क्या है, उसका हल है यहां पर एक टोटल का कॉलम ऐड कर लो, और इस टोटल कॉलम में भी हमने हर चीज नहीं ऐड करनी, हमें चाहिए एसेट अकाउंट के लिए कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड अकाउंट के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये बस, और कोई चीज हम टोटल नहीं करेंगे। क्यों करें टोटल, ऐसे पागल है सारी चीज टोटल करते रहे। अब एसेट का कॉस्ट टोटल बताओ, तीनों का कॉस्ट, ये जो मैंने ब्लू टाइप किया हुआ फरोजी, फरोजी नहीं है वैसे, फरोजी है तकरीबन जी, बोले 5083, और डेप्रिसिएशन अभी भी आपने बताई भी थी 799। लो भाई, 31 दिसंबर X2 में जब आए तो बॉटलिंग प्लांट का ओपनिंग कितना आ रहा है 0। 2 जनवरी X2 को आया था, यकम जनवरी को तो ओपनिंग कुछ नहीं ना फिर। ठीक है, अच्छा 1 जनवरी को भी आता तब भी ओपनिंग कोई नहीं था। ओके, एडिशन कितना हुआ अभी भी लिख कर आए 5083, इसकी वर्किंग रेफर कर दोगे पीछे की होगी, कोई डिस्पोजल कोई नहीं है, 5083 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कोई ओपनिंग नहीं है, 799 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, कोई क्लोजिंग डिस्पोजल नहीं है तो क्लोजिंग यही 7 जी। बुक वैल्यू 42। अगर आपसे नोट में कह दे तो यूं बना देना एडजस्टमेंट, अगर आपसे एडजस्टमेंट देके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट बना दो तो फिर आपने बैलेंस शीट में ये बुक वैल्यू 4284 शो करनी है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन करके, वर्किंग तो सारी वही होगी। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में 799 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी शो करना है। ठीक है, तो ये जरा नोट भी आपका साथ ही बन गया, आपको पता होगा ये एडजस्टमेंट आ जाए तो कैसे डील करना है इसके साथ। ठीक है जी, तो और कोई होमवर्क नहीं है, स्पटनिक वाला सवाल ही होमवर्क में है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।